तो आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की एक बहुत ही खास कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो सच में दिल को छू जाती है। ये कहानी है भक्तिन की। एक ऐसी औरत जिसकी वफादारी, जिसका प्यार, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। और कहानी है उसकी मालकिन के साथ उसके एक बहुत ही अनोखे रिश्ते की। सोचिए, महादेवी वर्मा खुद ये कह रही हैं और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। मतलब भक्तिन की तुलना सीधे हनुमान जी से। इससे हमें ये साफ पता चलता है कि भक्तिन सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी। उसकी भक्ति में, उसके सेवा भाव में हनुमान जी जैसी गहराई थी, वैसा ही निस्वार्थ भाव था। ये रिश्ता किसी भी आम मालिक नौकर के रिश्ते से कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। तो जाहिर है मन में सवाल तो उठता ही है कि आखिर कौन थी ये औरत और उसका ये जो समर्पण था, ये इतना गहरा, इतना अटूट क्यों था। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें भक्तिन के अतीत में जाना होगा। हमें उसकी जिंदगी के उस सफर को देखना होगा जहां उसके संघर्षों ने उसे वो बनाया जो वो थी। अच्छा, तो इन दोनों का जो रिश्ता था ना, वो सच में बड़ा अनोखा था। और इस रिश्ते की नींव थी भक्तिन की अटूट वफादारी। हाँ, कभी कभी वो थोड़ी ज्यादा ही हो जाती थी, पर सच तो ये है कि यही उनके इस मजबूत बंधन का आधार थी। पता है, भक्तिन अक्सर मजाक में कहती थी कि वो तो पूरे 50 साल से लेखिका की सेवा कर रही है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था। ये उसका अपना एक तरीका था ये जताने का कि वो इस रिश्ते को कितना अहम मानती थी, कि उसका लगाव कितना गहरा था। अगर हमें भक्तिन को सच में समझना है ना, तो सबसे पहले उसके नाम के पीछे की कहानी को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी उसके मुश्किल भरे अतीत का एक बहुत बड़ा सुराग है। तो भक्तिन का जो असली नाम था वो था लक्ष्मी। जी हाँ, धन, भाग्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी। कितना कितना सुंदर और कितना शुभ नाम है ना? लेकिन किस्मत का खेल देखिए, नाम तो लक्ष्मी था, पर उसकी पूरी जिंदगी गरीबी और तंगी में गुजरी। बिल्कुल अपने नाम के उलट। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर लोगों को उसका असली नाम पता चला तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे, और इसीलिए उसने अपना ये नाम सबसे छिपा लिया और महादेवी वर्मा से गुजारिश की कि वो उसे एक नया नाम दें, और तब वो कहलाई भक्तिन। भक्तिन का जो मजबूत चरित्र था, उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की मुश्किलों ने ही घड़ा था। उसका अतीत सच कहूं तो त्रासदियों से भरा हुआ था, और इन्हीं मुश्किलों ने उसे अंदर से एक चट्टान बना दिया था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये भक्तिन की जिंदगी की दुखद कहानी कहती है। बस एक बार सोच कर देखिए, 5 साल की उम्र में शादी हो गई, 9 साल में ससुराल भेज दिया गया, फिर सिर्फ बेटियां पैदा करने पर समाज के ताने सहे, फिर जवानी में ही पति गुजर गए, उसके कुछ समय बाद बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। मतलब एक के बाद एक उसका जीवन लगातार मुश्किलों और संघर्षों से घिरा रहा। और ये मुश्किलें सिर्फ बाहर से नहीं थीं, घर के अंदर का हाल देखिए। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि भक्तिन और उसकी बेटियों के साथ हर रोज कैसा भेदभाव होता था। एक तरफ वो थीं जो घर और खेत का सारा काम करती थीं, जिन्हें खाने को मोटा अनाज मिलता था, और दूसरी तरफ थीं घर की दूसरी औरतें और उनके बेटे, जो कोई काम नहीं करते थे, आराम से रहते थे और दूध मलाई खाते थे। ये उस समय के समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और फिर वो हुआ जिसने भक्तिन को अंदर तक तोड़ के रख दिया। हद तो तब हो गई जब उसके ही रिश्तेदारों ने एक घिनौनी साजिश रची और उसकी विधवा बेटी की जबरदस्ती एक नाकारा आदमी से शादी करवा दी। ये जो सरेआम बेइज्जती हुई, इसे भक्तिन बर्दाश्त नहीं कर पाई, और इसके बाद उसने अपना गांव, अपना घर, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ी। तो ये भक्तिन की जिंदगी का एक नया मोड़ था, एक नया अध्याय। शहर में उसकी मुलाकात हुई लेखिका महादेवी वर्मा से, और बस यहीं से शुरू हुई एक कहानी, चुनौतियों की और एक बहुत ही अनोखे बंधन की। शुरू में तो ऐसा था मानो तो अलग अलग दुनियाएं आकर टकरा गई हों। एक तरफ थी गांव की सीधी साधी अनपढ़ भक्तिन, और दूसरी तरफ थी शहर की पढ़ी लिखी आधुनिक लेखिका महादेवी वर्मा। खास तौर पर खाने को लेकर लेखिका को भक्तिन के देहाती खाने की आदत डालने में, मतलब गाढ़ी दाल और मोटी रोटी खाने की आदत डालने में बहुत वक्त लग गया। पर मजे की बात क्या हुई पता है? कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया। भक्तिन तो जरा भी नहीं बदली, लेकिन उसने लेखिका को जरूर अपने रंग में ढाल लिया। जी हां, धीरे धीरे शहर की लेखिका ने भक्तिन के गांव वाले स्वाद और उसकी जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया। तो चलिए अब जरा भक्तिन के स्वभाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वो कैसी थी? सच कहूं तो वो गुणों और कुछ अजीब सी आदतों का एक बड़ा ही मजेदार मिश्रण थी,
और शायद यही बात उसे इतना यादगार बनाती है। वो सिर्फ एक सेविका नहीं थी, उसका अपना एक मजबूत व्यक्तित्व था। उसका जो सेवा भाव था ना, वो सच में कमाल का था। मतलब अगर लेखिका देर रात तक लिख रही हैं तो भक्तिन भी उनके पास बैठी जागती रहती थी। वो लेखिका के उठने से भी पहले उठ जाती थी ताकि दिन भर की सारी तैयारी कर सके। कभी थकान ना हो इसलिए शरबत ले आती, कभी चाय, फाइल से लेकर रंगीन पेंसिल तक हर छोटी बड़ी जरूरत का उसे पता होता था। अरे हद तो तब हो गई जब युद्ध का माहौल बना और उसने अपनी जिंदगी भर की बचत, अपनी पूरी जमा पूंजी लेखिका को दे दी और कहा, आप ये लेके गांव चलिए। लेकिन जितनी वो सेवा करती थी उतनी ही मजेदार उसकी आदतें भी थीं। जैसे घर में इधर-उधर पड़े पैसे वो चुपके से उठाकर अपनी मटकी में रख लेती थी और पकड़े जाने पर कहती, ये चोरी थोड़ी है, हम तो संभाल कर रख रहे हैं। कमाल की बात यह है कि वो हर हफ्ते अपना सिर मुंडवा लेती थी और जब लेखिका उसे ऐसा करने से मना करती तो वो तुरंत वहीं बैठे-बैठे कोई नया शास्त्र गढ़ देती थी कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। मतलब अपनी बात को सही साबित करने में उसका कोई जवाब नहीं था। चलिए, अब हम इस कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम उनके रिश्ते की असल गहराई को महसूस करेंगे और जानेंगे लेखिका के उन विचारों को जो भक्तिन के लिए उनके दिल में थे। उसकी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत क्या था जानते हैं? उसे जेल जाने से डर नहीं लगता था, उसे डर लगता था लेखिका से अलग होने से। एक बार जब लेखिका के जेल जाने की नौबत आई तो भक्तिन भी साथ चलने की जिद करने लगी। उसे बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि अगर वो साथ नहीं गई तो उसकी मालकिन की देखभाल कौन करेगा। ये डर उसके लिए दुनिया की किसी भी सजा से बड़ा था। और आखिर में लेखिका हमें इस एक गहरी बात के साथ छोड़ जाती हैं। वो कहती हैं, भक्तिन की कहानी अधूरी है और मैं उसे खोकर इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। मतलब वो भक्तिन के बिना इस कहानी के अंत की कल्पना भी नहीं करना चाहती। ये वाक़या हमें दिखाता है कि प्यार, वफादारी और इंसानी रिश्ते कितने अनमोल हो सकते हैं और उनकी कहानी कितनी ताकतवर।